नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। विधानसभा चुनाव के हमारे विशेष बुलेटिन चुनावी चौसर में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। भोपाल से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो गई है और उपचुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। सुर्खी सीट से पारुल साहू को प्रत्याशी बनाया गया है, तो जौरा सीट से पंकज उपाध्याय कांग्रेस से उम्मीदवार होंगे। सुमावली से अजब कुशवाहा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, तो ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार को टिकट दी गई है। पोहरी की बात करते हैं। पोहरी से हरिवल्लभ शुक्ला को टिकट मिला है, तो मुंगावली से कन्हैया राम लोधी कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। माधांता सीट से उत्तम राज नारायण सिंह को टिकट दिया गया है। बदनावर से अभिषेक सिंह टिंकू कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। सुवासरा सीट से राकेश पाटीदार को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी। विधानसभा चुनाव को लेकर 9 प्रत्याशियों की सूची है। बदनावर से अभिषेक सिंह टिंकू को कांग्रेस ने टिकट दिया है। सुवासरा सीट से राकेश पाटीदार कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। तो अब तक 24 उम्मीदवार, कुल उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित कर दिए हैं। कुल 24 उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है। 28 में से 24 सीटों पर प्रत्याशी कांग्रेस ने घोषित कर दिए हैं। तो प्रत्याशियों के चयन को लेकर, उनके नाम की घोषणा को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे नजर आ रही है, तैयारियों को लेकर आगे नजर आ रही है। सुर्खी सीट से पारुल साहू, जिन्होंने बीजेपी से कांग्रेस में प्रवेश किया है, उसे प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें, ग्वालियरपुर से सतीश सिकरवार कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। काफी पुख्ता दावेदारी उनकी, और इस प्रकार से देखा जाए तो 24 सीटों पर अब कांग्रेस के प्रत्याशी तय हो चुके हैं। आज 9 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। ऐसे में 28 में से अब 24 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बीजेपी की ओर से ज्यादातर प्रत्याशी वही होंगे जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में प्रवेश किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही ज्यादातर उम्मीदवार वही होंगे, लेकिन कांग्रेस लगातार अपनी सूची जारी कर रही है। 9 उम्मीदवारों की सूची, दूसरी सूची कांग्रेस ने जारी की है। इस प्रकार से 24 उम्मीदवारों की घोषणा अब तक कांग्रेस कर चुकी है। जौरा से पंकज उपाध्याय को कांग्रेस ने टिकट दिया है, तो सुमावली से अजब कुशवाहा कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। दूसरी सूची का हालचाल हम आपको बता रहे हैं, कौन कौन से नाम इसमें है। ग्वालियरपुर से सतीश सिकरवार को टिकट दिया गया है। इसी तरह पोहरी से हरिवल्लभ शुक्ला को टिकट दिया गया है। तो दूसरी सूची में 9 नाम शामिल है। मुंगावली से कन्हैया राम लोधी को टिकट दिया गया। इस प्रकार से कुल 24 प्रत्याशियों की कुल घोषणा अब तक कांग्रेस ने की। सुर्खी से पारुल साहू को टिकट दिया गया, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में प्रवेश लिया और सुर्खी से ही उनकी टिकट देने की बात चल रही थी। वहीं मांधाता से उत्तम राज नारायण सिंह को टिकट दिया है कांग्रेस ने। बदनावर से अभिषेक सिंह टिंकू बना को टिकट दिया है कांग्रेस ने। इसी तरह सुवासरा से राकेश पाटीदार कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। तो विधानसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश की सियासत गर्माती जा रही है, तो यहां पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी लगातार हो रही। दूसरी सूची आने के साथ ही 9 उम्मीदवारों की घोषणा की है कांग्रेस ने, और इस प्रकार से 28 में से 24 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी इस वक्त सीधे इस खबर पर भोपाल से जुड़ रहे हैं। राकेश, जिस तरीके से तैयारियों की बात की जाए, प्रत्याशियों की घोषणा की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़त में नजर आ रही, क्योंकि अब 24 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है कांग्रेस, आज को मिला के 9 लोगों को मिलाकर। तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या वास्तव में कांग्रेस के जो प्रत्याशी तय प्रत्याशी अब पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे?
देखिए, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जो प्रत्याशियों के चयन में कांग्रेस है बाजी मार चुकी है। हम बात करें मध्य प्रदेश में उपचुनाव की आचार संहिता संभावित 19 सितंबर को लगेगी, लेकिन पहली सूची में कांग्रेस 15 सीटों पर प्रत्याशी तय कर चुकी है और आज 9 सीटों पर प्रत्याशी तय कर चुके हैं। और जो 28 सीटों पर चुनाव, उसमें से 24 सीटों की स्थिति साफ हो चुकी है कि कांग्रेस के कौन प्रत्याशी होंगे। हालांकि बीजेपी जरूर यह दावा कर रही है कि उसके प्रत्याशी जो है वही होंगे जो कि अपने विधायक का पद छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। लेकिन अधिकृत रूप से बात करें, अधिकृत रूप से सूची जारी करने में, उनके अपने उम्मीदवार तय करने में बीजेपी जरूर कांग्रेस से पिछड़ गई है। और कांग्रेस में यह साफ हो चुका है कि जो 24 सीटों पर उसके उम्मीदवार कौन होंगे। हम बात करें 4 सीटों पर अभी नाम तय होना शेष है और कांग्रेस का यह दावा है, जिस तरह से पहली और दूसरी सूची जारी की गई है, जल्दी ही तीसरी सूची आई। यानी कह सकते हैं कि जब मध्य प्रदेश में उपचुनाव की आचार संहिता लगेगी, जो कि संभावित 29 सितंबर को आचार संहिता लगने की स्थिति है, उससे पहले तीसरी सूची भी कांग्रेस की आ सकती है। यानी कह सकते हैं कांग्रेस पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट कर दी है, पूरी तरह से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। और जो बीजेपी को अभी, हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि उसके उम्मीदवार तय हैं, लेकिन अधिकृत रूप से अभी सूची जारी करने में बीजेपी को समय है। यानी सूची जारी करने में जरूर कांग्रेस बीजेपी से काफी आगे निकल चुकी है। फिलहाल हम बात करें बीजेपी के तमाम जो ऐसे उम्मीदवार जो कि जिनका चुनाव लड़ना लगभग तय है, वो अपने अपने क्षेत्रों में डटे हुए हैं, उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल हम बात करें तीसरी सूची भी कांग्रेस की जल्द आ सकती है और तमाम जो तैयारियां हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि हमने तमाम जो ऐसे प्रत्याशी कांग्रेस के उनसे चर्चा की है और साफ तौर पर जब हमने उनको फोन लगाया तो वो क्षेत्र में थे, मैदान में थे। यानी कहीं ना कहीं उनको भी इस बात के सूची जारी होने से कुछ देर पहले इनपुट थे कि आपको चुनाव लड़ना है और 1-to-1 चर्चा भी हुई होगी। ऐसे तमाम जो प्रत्याशी उम्मीदवार हैं उनसे उनको लेकर आश्वस्त भी पार्टी की ओर से किया गया होगा कि ऐसे चेहरे हैं, अब उनको कांग्रेस पार्टी चुनाव देने जा रही है। महत्वपूर्ण जो बात करें, 2 ऐसे बीजेपी के बड़े चेहरे पूरी अभी तक जो सूची जारी हुई है उसमें जो पारुल साहू है, जो कि बीजेपी से विधायक रह चुकी हैं, वो उनको जो है सुर्खी से टिकट दिया। इसके साथ ही हम बात करें गुना जिले की बमौरी सीट की बात करें, वहां पर की कन्हैयालाल अग्रवाल जो कि बीजेपी शासनकाल में सामान्य प्रशासन मंत्री रह चुके हैं, वो कांग्रेस के खाते से इस बार जो चेहरे होंगे। और दोनों ही नेता कद्दावर नेता माने जाते हैं। यानी कह सकते हैं जो प्रत्याशियों के चयन में ऐसे चेहरों का भी चुनाव किया गया है जिस सीट पर कांग्रेस के पास ऐसे पुख्ता उम्मीदवार नहीं थे, तो ऐसे में बीजेपी के वो चेहरे जो कि कांग्रेस में आना चाहते थे उनको भी तवज्जो दी गई है और न सिर्फ उनको पार्टी में शामिल किया गया बल्कि उनको सीधे तौर पर टिकट दिया गया है। यानी ऐसे वो चेहरे हैं जो कि सीधे तौर पर बीजेपी के प्रत्याशी को जो है खुला न सिर्फ चैलेंज देंगे बल्कि पटकनी भी देने में काबिल है। ऐसे चेहरों का चुनाव इस पूरी सूची में किया गया है। फिलहाल बात करें 4 सीटों पर और जो मंथन का दौर जारी है, उसके बाद कांग्रेस अपनी अगली सूची जारी करेगी। फिलहाल कांग्रेस की ओर से तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, प्रत्याशियों का चयन हो चुका है और अब जब ये स्थिति साफ है कि 29 को आचार संहिता लग सकती है, तो सीधे तौर पर कांग्रेस जो है ये तमाम चेहरों के साथ मैदान में भी दिखाई देगी। बिल्कुल राकेश, जिस तरीके से आप कह रहे हैं बीजेपी ज़्यादातर उन लोगों को ही टिकट देने के पक्ष में जिन्होंने विधायकी या मंत्री पद छोड़ा है और वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसे में अगर प्रत्याशियों चयन को के दौरान अगर किसी तरीके का फेरबदल होता है, हालांकि ये बहुत ही कम इस बात की संभावना है क्योंकि ज़्यादातर जो विधायक जो कांग्रेस से बीजेपी में आए उन्हें ही ये टिकट तय माना जा रहा है, लेकिन अगर किसी तरीके की फेरबदल होती है या अंदर भीतर के बात करें बीजेपी के भीतर में ऐसे भी लोग हैं जहाँ पर विरोध भी है ऐसे प्रत्याशियों को लेकर। देखिए, बिल्कुल जब ये पूरे हम घटनाक्रम की बात करें, जब तमाम जो कांग्रेस के विधायक इस्तीफा देने पर बीजेपी में शामिल हुए थे, तो जो बीजेपी के नेता हैं जो कि इनसे चुनाव हारे थे, साफ तौर पर उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। और इस बीच ये चर्चा भी चली थी कि ऐसे प्रत्याशियों में से, हालांकि सभी सीटों पर नहीं, लेकिन कुछ सीटों पर बीजेपी जो पार्टी में शामिल हुए कांग्रेसियों को टिकट ना देकर बल्कि अपने पूर्व के नेताओं को टिकट देगी, इस बात की चर्चाएं जोरों पर थी। लेकिन फिलहाल तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं जो कि मुख्य रूप से सीटें तय करने में साफ तौर पर जो अधिकृत हैं, उनका ये कहना है कि ऐसे तमाम जो लोग, तमाम वो विधायक जो कि अपना इस्तीफा देकर पार्टी में शामिल हुए हैं, उनको ही टिकट दिया जाएगा। लेकिन अभी तक हम बात करें, पार्टी की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। यानी कह सकते हैं कि जब तक जो सूची ना आए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चाहे किसी भी राजनीतिक दल की बात हो, तमाम चेहरों को आश्वासन दिया जाता है, लेकिन जब तक हाथ में सूची ना हो, जब तक बी फॉर्म उनको ना दिया जाए, तब तक ये माना जाता है कि उनको टिकट नहीं मिला है। लेकिन संभावना ऐसी कम ही
नहीं होंगी कि जो तमाम विधायक जो इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए उनको टिकट ना मिले। लेकिन हाँ, जो बीजेपी ने अपने स्तर पर जो सर्वे कराया होगा, जो तमाम फीडबैक लिया होगा जमीनों से, और यदि ऐसा लगेगा कि ये संबंधित जो नेता है, संबंधित सीट है जो है जाती हुई दिखाई देगी, तो जरूर ये बीजेपी पार्टी डिसीजन लेगी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है उनसे भी चर्चा होगी, यानी कह सकते हैं कि अभी मंथन का दौर चलेगा और इस तरह की संभावना यदि बनती है तो साफ तौर पर पार्टी टिकट काटने से भी नहीं चूकेगी, क्योंकि अभी वर्तमान हालात की जो बात करें, एक एक सीट दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले जो उपचुनाव के बाद सरकार किसकी रहेगी, सत्ता किसकी रहेगी, ये वही सीटें हैं जो कि सीटें तय करेगी। और किसी भी सीट को लेकर इस बार दोनों ही दल कोई जोखिम लेना नहीं चाह रहे। यही कारण है कि तमाम जो सीटों पर भले ही बीजेपी के चेहरे तय हों, लेकिन एक बार विचार विमर्श जरूर होगा और टिकट जारी करने से पहले सीट का यह आकलन जरूर किया जाएगा कि जिस चेहरे को टिकट दिया जा रहा है क्या वो सीट जिता कर ला पाएगा। बिल्कुल राकेश, और जिस तरीके से कांग्रेस बढ़त में दिख रही है, जिस तरीके से प्रत्याशियों की घोषणा में लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, ऐसे में क्या ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ फिलहाल खाली हैं और इस वक्त बीजेपी की सरकार है? ऐसे में बड़ी चुनौती फिलहाल बीजेपी के सामने है और कांग्रेस खुलकर इसलिए बेझिझक इस खेल में सामने आ चुकी है। प्रत्याशियों को लेकर जिस तरीके से बढ़त है, ये साफ तौर पर कांग्रेस एक निश्चिंतता दिखा रही है कि जो भी होगा वो देखा जाएगा और ज़्यादातर ये मान के चले कि कांग्रेस के पक्ष में ही होगा। देखिए, जिस तरह के समीकरण हम पूरे हालात को समझें, अभी सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी की है, सरकार की है, क्योंकि उसको अपनी सत्ता बचाकर रखना है। और एक सबसे बड़ी मजबूरी बीजेपी की यह है कि ऐसे विधायक जो कि कांग्रेस से अपना त्यागपत्र देकर पार्टी में शामिल हुए हैं उनको ही टिकट दिया जाए, और शायद यही जो शर्त रखी गई थी और विधायकों की ओर से भी इस्तीफा इसी शर्त के आधार पर दिया होगा कि दोबारा उनको बीजेपी से टिकट मिलेगा और दोबारा वो बीजेपी जो विधायक की दौड़ में शामिल होंगे। तो कह सकते हैं कि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वही चेहरा होंगे जो कभी कांग्रेस के चेहरा हुआ करते थे और उन्हीं को टिकट देना पार्टी की मजबूरी है, क्योंकि वो इस्तीफा ही इस शर्त के आधार पर हुए हैं कि उनको दोबारा चुनाव लड़ना है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के सामने जो पूरा खुला मैदान रहा, पूरा कांग्रेस से सर्वे कराया, कांग्रेस के पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि किसको टिकट दिया जाए, किसको टिकट नहीं दिया जाए। ये जो है कांग्रेस जरूर इसमें पूरी तरह से स्वतंत्र थी और साफ तौर पर जिस तरह से जो चेहरे सामने आए, जो उम्मीदवार तय किए गए हैं, उसमें पूरी साफ तौर पर किसी कोई गुट का कोई जो व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया। ये साफ तौर पर कांग्रेस जो है निर्णय लेने में इसलिए भी सफल रही। लेकिन बीजेपी की ओर से बात करें, बीजेपी के लिए कंडीशन जरूर है, लेकिन जो बीजेपी की ओर से जो सर्वे हुआ है, जो तमाम क्षेत्र के लोग हैं जो नाराज हैं, और वो खासतौर पर वो लोग नाराज हैं जिनका की पत्ता कट चुका है, यानी जो विधायक की दौड़ में शामिल थे, जिनको टिकट मिला करता था या जिनको मिलने की संभावना थी, वो पूरी तरह से फिलहाल समाप्त हो चुकी है, क्योंकि टिकट उन्हीं को मिलेगा जो कांग्रेस से शामिल आए। इस तरह की पूरी कंडीशन सामने है। तो साफ तौर पर जाहिर है बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, अपनों को मनाना है, ऐसे प्रत्याशी जो कि विधायक बनने की दौड़ में शामिल होते थे उनको एडजस्ट करना है। ये तमाम चुनौती है बीजेपी के सामने जरूर है। लेकिन कांग्रेस की ओर से बात करें, कांग्रेस के लिए पूरी तरह से ये खुला मैदान है और कांग्रेस साफ तौर पर पूरे मैदान में, पूरे चुनाव में खुले तौर पर खेलेगी। बिल्कुल, और यही फायदा कांग्रेस को भी मिल सकता है इस दिलदारी का, या जिस तरीके से मैदान में है। राकेश, एक अहम बात है, जिस स्ट्रेटेजी पर बीजेपी चल रही है, आपको नहीं लगता उस स्ट्रेटेजी पर कांग्रेस भी है? क्योंकि जिस तरीके से सिंधिया के साथ जो साथी विधायक आए, आप तमाम उन विधायकों को टिकट देने की तैयारी बीजेपी की तरफ से है। इसी तरह जो बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो रहा है, उन तमाम प्रत्याशियों को, लगभग उन्हीं तमाम प्रत्याशियों को कांग्रेस भी टिकट देकर अपना प्रत्याशी बना रही है। देखिए, बिल्कुल हम पूरी तरह से पूरी रणनीति की बात करें, चाहे हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी की रणनीति से साफ है कि जो चेहरे लगभग वही होंगे। हालांकि कुछ सीटों पर फेवरदल हो सकता है और उन्हीं के साथ बीजेपी को समझौता करना होगा, अपनी पूरी ताकत झोंकना होगी। न सिर्फ ताकत झोंकना होगी, बल्कि जो उनके आने से खफा हैं उनको भी एडजस्ट करना या उनको समझाइश करना या उनको शांति से बैठाना, ये पूरी पार्टी की जिम्मेदारी होगी। और ये सबसे बड़ी चुनौती जो है बीजेपी इसी को मानकर चल रही है। हालांकि पार्टी का यह दावा है कि लंबे समय को लेकर कवायद चल रही है और किसको कहां एडजस्ट करना है ये पार्टी ने तय कर रखा है। लेकिन हम कांग्रेस की ओर से बात करें तो साफ तौर पर कांग्रेस ने के लिए साफ तौर पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी और कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर जा रही है, देखिए स्थानीय मुद्दे हैं, वो बिल्कुल स्थानीय मुद्दे हैं ही, पूरे क्षेत्र के मुद्दे हैं ही। वो इलाका है जो कि मध्य प्रदेश में अब तक सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है, तो वहां पर तमाम मुद्दों को लेकर, स्थानीय मुद्दों को लेकर कांग्रेस जाएगी। लेकिन तमाम जो 28 सीटों की पूरे स्टेट लेवल पर बात करें, प्रदेश लेवल पर बात करें, तो सबसे बड़ा मुद्दा यही कांग्रेस बनाने का प्रयास कर रही है कि अब वो चेहरों को टिकट दिया गया है
पार्टी के वो चेहरे हैं जो कि उनको पर यदि जनता भरोसा जताती है तो वो छोड़कर नहीं जाएंगे। और पहले जिन चेहरों का चुनाव किया था जनता ने, उन चेहरों का चुनाव किया था जो कि पार्टी के नहीं हुए, जो कि कार्यकर्ता के नहीं हुए। तो इस स्ट्रेटेजी पर जो कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाने का प्रयास किया है। अब ये हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, उन सीटों पर बात करें, वहां पर भी ये चर्चा आम हो चली है, क्योंकि जिनको चयन किया गया था वो अब छोड़कर जा चुके हैं। अब ऐसे चेहरों का चयन करना है जो कि उसके चेहरे हैं और उन चेहरों को वोट नहीं देना है। तो दोनों ही पार्टियों की बात करें, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है, अपनी अपनी रणनीति है। अब इस रणनीति में दोनों दल कितने साबित होते हैं, कितने कारगर जो है अपना जो जनता के बीच अपना मैसेज पहुंचा पाते हैं और जनता किस आधार पर चुनाव करना होती है, तो परिणाम में ही देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल हम बात करें वर्तमान की स्थिति को लेकर, दोनों ही दल की जो रणनीति है पूरी रणनीति है और जनता के बीच इन्हीं मुद्दों को लेकर तमाम जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, वो इन्हीं मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। चलिए, तो स्ट्रेटेजी और तैयारी में कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है और साफ तौर पर ये नजर भी आ रहा है। आज 9 उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही 24 सीटों पर अब तक कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। इस जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राकेश। प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मी के बीच किसान कर्ज माफी का मामला अब उफान पर आ गया है। कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि किसानों की कर्ज माफी हुई है, जबकि पहले विधानसभा में कर्ज माफी की बात मानने वाली बीजेपी सरकार अब कांग्रेस के दावे को झुठला रही है और कर्ज माफी को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की तैयारी कर रही है। तस्वीरें भोपाल स्थित मध्य प्रदेश कांग्रेस दफ्तर की हैं, जहां कांग्रेस नेताओं के साथ आए किसान बता रहे हैं कि उनका कर्ज माफ हुआ है। किसानों ने कर्ज माफी के प्रमाण पत्र भी दिखाए। ये 1,42,299 रुपए का कर्ज माफ हुआ है, इसका ये प्रमाण पत्र भी है और इसके मेरे पास ये पासबुक भी है। ये मेरा एंट्री कंप्लीट है। ये सारे किसान हम तो कमलनाथ जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इस कर्ज से उबार दिया और हम खुले दिल से, खुली छाती से घूम रहे हैं और वापस हमारे लेन देन जो है सोसाइटियों से और बैंक से चालू हो गया है। ये कमलनाथ जी की देन है। दरअसल उपचुनाव की सरगर्मी के बीच किसानों की कर्ज माफी पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस किसानों की कर्ज माफी का दावा कर रही है, जबकि बीजेपी लगातार इसे खारिज कर रही है। लेकिन हाल ही में सरकार ने विधानसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में 26,95,000 किसानों के कर्ज माफी की बात मानी है। कर्ज माफी के दावे पर सरकारी मुहर लगने के बाद कांग्रेस की बाँछें खिल गई, लेकिन सरकार ने फौरन पलटी मार दी। सरकार ने सदन में पेश डाटा को गलत बताया और पूर्व की कांग्रेस सरकार पर कर्ज माफी के नाम पर किसानों से धोखाधड़ी का आरोप लगाया। साथ ही किसान कर्ज माफी योजना पर श्वेत पत्र जारी करने का ऐलान किया है। इधर कांग्रेस अब ऐसे किसानों को सामने ला रही है जिनका कर्ज माफ हुआ है और प्रदेश कांग्रेस दफ्तर से इसकी शुरुआत हो गई है। हमने कुछ चुनिंदा किसानों को मैंने यहाँ पे बुलाया और अगर जिस दिन जब ये कर्जा माफी की मना करेंगे और ताकत से जिस दिन लड़ना होगा तो लाखों किसान इनके घर में घुसने का काम करेंगे कि मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा तो माफ करना ही पड़ेगा। हमने तो अभी 800 करोड़ रुपये को दिए, 792 करोड़ कोऑपरेटिव बैंक को दिए हमने। मैं इसमें श्वेत पत्र ला रहा हूँ। बिल्कुल आपको अगर सुनिए, आप कर्ज माफी पे मिला रहे हैं, इनके झूठ पे मिला रहे हैं। श्वेत पत्र जारी करने के पीछे सरकार तर्क दे रही है कि कलेक्टरों ने कर्ज माफी के पोर्टल पर आंकड़े डाले थे, लेकिन हकीकत में कर्ज माफ नहीं हुआ है, जबकि कांग्रेस उन किसानों को सामने लाकर अपना दावा सही साबित कर रही है जिनके कर्ज माफ हुए हैं। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। शिवपुरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने दावा किया है कि बीजेपी उपचुनाव में सभी 28 सीटें जीतेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में झूठ का पुलिंदा तैयार किया था। जनता से कई वादे कर सपने भी दिखाए थे। किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करने की बात कही थी, उसमें से कांग्रेस एक भी वादे पर खरी नहीं उतरी। जनता अब समझ गई है कि 15 महीने कांग्रेस मध्य प्रदेश पर राज कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता से झूठ ही बोला है। कि अब जनता ये जो गलती पिछले समय हुई वो गलती नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आएगी और पूरे स्पष्टता के साथ में शिवराज जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थायी बने, ये एक कल्पना है मन में। क्या पूर्व मंत्री दीपक जोशी की बीजेपी से नाराजगी अब भी बरकरार है? दरअसल शनिवार को हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र के बरोठा में सीएम शिवराज सिंह की चुनावी सभा थी, जिसमें दीपक जोशी ने सीएम के सामने कई सवाल और मांगों की झड़ी लगा दी। उन्होंने
बागली को जिला बनाने के साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर अपनी मांगे रखी और सीएम शिवराज सिंह से इन्हें जल्द पूरा करने की मांग की। हालांकि इसे लेकर दीपक जोशी का कहना है कि वो हाट पिपलिया से विधायक रहे हैं, ऐसे में क्षेत्र की समस्याएं उठाते रहेंगे। पार्टी से नाराजगी की बात पर उन्होंने साफ किया कि उनकी कोई नाराजगी नहीं है। वहीं दूसरे सियासी दल में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो जहां हैं वहीं रहेंगे। नहीं, देखिए, मैं जनप्रतिनिधि रहा हूँ हाटपिपलिया विधानसभा का 2 बार। मैंने जो कोशिशें की उन कोशिशों में अगर कुछ कमियां थी, जैसे बरोठा गांव में ही महाविद्यालय होना चाहिए क्योंकि आसपास 4-5 हायर सेकेंडरी स्कूल हो गए। हाटपिपलिया चूँकि तहसील तो बन गई लेकिन विकासखंड उसको बनना चाहिए, वो मांग थी। नहीं है नाराज़गी, जो बात प्रकट की जाती है इस प्रकट के प्रकार को कहीं ना कहीं नाराज़गी बता दिया जाता। मैं जहाँ हूँ वहीं पर हूँ। मध्य प्रदेश में शिवराज और सिंधिया की जोड़ी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटी हुई है और इस दौरान उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के भूमि पूजन और शिलान्यास किए जा रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है, साथ ही सिंधिया को भी आड़े हाथ लिया है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि खजाना खाली है, लेकिन सीएम शिवराज सिंह की घोषणाएं और भूमि पूजन जारी है। सज्जन सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि विरोध के डर से सिंधिया अकेले प्रचार नहीं करते, इसलिए सीएम के प्रोटोकॉल के साथ दौरा करते हैं। झूठ का षड्यंत्र ताना बाना बुन रहे हैं और हर दिन कांग्रेस इनका पर्दाफाश करेगी। सिंधिया समझ गए कि मेरा खेल खत्म हो गया। यदि कहीं अब मैं अकेला गया बिना प्रोटोकॉल के, तो मुख्यमंत्री से बड़ा प्रोटोकॉल शिवराज के साथ में लेके घूम रहे हैं कि कोई पत्थर ना फेंके उन पे, कोई काले झंडे ना दिखाए। पर हर जगह काले झंडे आज भी दिखाए हमने, ग्वालियर तरफ कई झंडे दिखाए, तो वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। राम के नाम पर सुर्खी उपचुनाव में वोट मांगना मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर भारी पड़ सकता है। दरअसल कांग्रेस ने चुनाव आयोग में गोविंद सिंह राजपूत की रामशिला यात्रा की शिकायत की है। हालांकि राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने IBS24 से खास बातचीत में कहा है कि हम अपने आराध्य की रामशिला यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की रामशिला यात्रा फिलहाल कुछ विवादों में है। मेरे साथ गोविंद सिंह राजपूत साहब, उनसे बात करते हैं। सर, एक रामशिला यात्रा आप लोगों ने निकाली थी आपके क्षेत्र में, उसको लेकर विवाद हुआ है। कांग्रेस ने शिकायत की है कि राम के नाम पर आप लोग वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस के नाम पर कांग्रेस को कुछ अब कहने को बचा नहीं। पिछले 15 महीनों में इनने क्या किया वो पूरे प्रदेश को पता है। अब कांग्रेस के पास सिवाय आरोप कुछ नहीं है। राम हमारे आराध्य हैं, आराध्य की हम रामशिला निकाल रहे हैं, तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को अपने आराध्य की, अपनी भक्ति की, अपने इष्ट की पूजा करने का अधिकार है। और मैंने तो रामशिलाएं कोई चोरी नहीं उजागर निकाली, पूरे 300 गांव में गई और उनको हम चुनाव के बाद, अपने दीपावली के बाद रामशिलाओं को अयोध्या ले जाएंगे और अयोध्या के मंदिर में उनको स्थापित करने की बात वहाँ के गुरु जी से करेंगे। पारुल साहू को कांग्रेस ने पार्टी में शामिल किया है, आपके खिलाफ चुनाव लड़ाने की तैयारी है। कोई भी लड़े, चुनाव को निर्विरोध तो होता नहीं है। जो भी व्यक्ति आएगा मुकाबला होगा, निर्णय जनता के हाथ में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो ये सहज बात है, प्रत्याशी खड़ा होता है, आता है, जाता है। कांग्रेस तो ये मानती है कि पारुल साहू ही हैं जो गोविंद सिंह राजपूत को हरा सकती हैं। अब कांग्रेस अपनी 28 सीट सवाल है, 27 सवाल है, सुर्खी की चिंता मत करे। जाहिर है मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव है और सागर में, सुर्खी में गोविंद सिंह राजपूत रामशिला यात्रा निकाल रहे हैं, उसको लेकर विवाद हुआ है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत भी की है कि राम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। हालांकि गोविंद सिंह राजपूत का दावा है कि इस तरीके से कार्यकर्ताओं की हो सकता है चूक रही होगी, लेकिन उनकी नीयत साफ है और ये भी दावा किया है कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर बीजेपी ही जीतेगी और बीजेपी वापस सत्ता में आएगी। कैमरामैन अमरीश के साथ नवीन सिंह, IBC24 भोपाल। 29 सितंबर को प्रस्तावित चुनाव आयोग की बैठक में मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तारीखें घोषित हो जाएंगी और आयोग इस चुनाव के लिए आचार संहिता में थोड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। इसमें खास बात यह होगी कि यदि कोई सीट नगर निगम क्षेत्र में आती है तो वहां चुनाव आचार संहिता निगम क्षेत्र में नहीं बल्कि सिर्फ विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित रहेगी, यानी बाकी निगम क्षेत्र में कामकाज सामान्य तौर पर जारी रहेंगे। जबकि जिन सीटों पर नगर निगम नहीं है वहां ये पूरे जिले में लागू रहेगी। 28 में से 13 सीटें
7 जिलों के नगर निगम के अंतर्गत है, जो कि 15 सीटें 12 जिलों में। दरअसल 7 जिले की वो 13 सीटें जहां सीमित आचार संहिता लगनी है, वो इंदौर, ग्वालियर, बुरहानपुर, खंडवा, सागर, देवास, मुरैना। इनमें जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबाह, ग्वालियर 15, ग्वालियर पूर्व, डबरा, मंधाता, नेपानगर, हाटपिपलिया, सुर्खी, सांवेर। वहीं 12 जिले की 15 सीटें जहां पर पूर्ण आचार संहिता रहेगी, उनमें आपको बता देते हैं रायसेन की रांची, अनूपपुर, मंदसौर का सुआसरा, धार का बदनावर, राजगढ़, ब्यावरा, अशोकनगर, मुंगावली, गुना का बामुरी, शिवपुरी का करेरा, पोहरी, दतिया का भांडेर, छतरपुर का बड़ा मलहरा, भिंड का मेहगांव, गोहद और आगर मालवा का आगर विधानसभा सीट। चलिए, तो उपचुनाव के हमारे इस विशेष बुलेटिन चुनावी चौसर में फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।